स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम फिर से आ गए हैं अपने डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, और ये है हमारा पार्ट 5। हाँ बिल्कुल, ऐसे हम लोगों ने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 5वां वीडियो है और इस 5वें वीडियो में फिर से 5 क्वेश्चंस। और मैं फिर से बार बार एक बात बोल रही हूँ कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना हमारी तैयारी जो है वो अधूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक से, योजना के उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण योजना सृजन के साथ विरोधाभास को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि योजना का एक उद्देश्य है आधुनिकीकरण, उससे हमारा जो रोजगार सृजन है वो कम होता है। आप इस कथन से एग्री हैं कि नहीं है? तो दिया हुआ कथन उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है कि जब हम नई तकनीकी का उपयोग करते हैं, नई तकनीकी का उपयोग करने से हम चाहते हैं कि उत्पादकता बढ़े और हमारी लागत कम आए। तो अगर हम आधुनिकीकरण का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हम तकनीक पे ज़्यादा क्या करें, निर्भर हो रहे हैं। इससे हम अपने जो हमारा जो लेबर है, जैसे श्रम है, उसका हम कम इस्तेमाल करेंगे। तो कम इस्तेमाल करने से जो रोज़गार है वो कम उत्पन्न होंगे। हमारा देश तकनीक के मामले में तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन रोज़गार के मामले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर भारत जैसा देश आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है तो इससे बेरोजगारी बढ़ भी सकती है। तो हम इस कथन से पूरी तरीके से क्या करते हैं, सहमत हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाकर ग्रामीण आय बढ़ाने का आग्रह किया है। कि समझाइए कि गैर कृषि गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय वृद्धि कैसे हो सकती है। गैर कृषि गतिविधियाँ आप सभी को पता है कि वे क्रियाएं जो कृषि के अलावा की जाती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग अपनी आय बढ़ाइए, आप गैर कृषि क्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो इससे आय में वृद्धि कैसे होगी, ज़रा देखते हैं कैसे होगी। ये बिल्कुल सही बात है कि इससे आय में वृद्धि होगी, क्योंकि स्थायी आजीविका के लिए आय का स्तर बढ़ता है यदि हमारे पास में और अधिक ऑप्शन बढ़ जाते हैं। पहला आंसर इसका देखिए, तो पहला मतलब क्वेश्चन क्या है कि यदि हम खेती तो कर रहा है एक व्यक्ति, लेकिन अगर वो खेती के साथ में अगर और एक गैर कृषि क्रियाएं करने लग जाए तो उसकी जो आमदनी है वो क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, कृषि क्या एक मौसमी व्यवसाय, एक पर्टिकुलर सीज़न में तो काम मिल जाता है, लेकिन जो ऑफ सीज़न है वहाँ पे उसको काम नहीं मिलता है और उस टाइम उसकी इनकम कम हो जाती, तो वो गैर कृषि क्रियाएं करके उसके दौरान भी आय प्राप्त कर सकता है। गैर खेती गतिविधियाँ या गैर कृषि गतिविधियाँ उन लोगों के लिए भी सहायक है जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, यानी कि जो अपनी पास ज़मीन नहीं है तो वो गैर कृषि क्रियाएं करके भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो हम इस कथन से एग्री हैं और गैर कृषि गतिविधियों से आय बढ़ सकती है। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास मानव पूंजी की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। मानव विकास मानव पूंजी की तुलना में क्या है, एक व्यापक अवधारणा, मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मानव विकास मानव पूंजी एक छोटा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात है। मानव पूंजी व्यक्तियों के सिर्फ आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, कि सिर्फ आर्थिक पहलू जैसे कि कौशल, उत्पादकता। लेकिन मानव विकास एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण लेता है जिस पर विचार किया जाता है कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, व्यक्तियों के लिए जीवन जीने के अवसर, ये सब चीज़ें इसमें विचार की जाती है। तो मैं इस कथन से कम्प्लीटली एग्री हूँ कि भी जो मानव विकास है वो बहुत सारे मायनों को लेके चलता है। वो शिक्षा को भी लेता है, स्वास्थ्य को भी लेता है, सामाजिक कल्याण को भी लेता है, लेकिन जो हमारा मानव पूंजी है वो सिर्फ हमारे कौशल और उत्पादकता को लेता है। तो मानव विकास मानव पूंजी की तुलना में क्या है, एक व्यापक अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी मुद्रा संकट उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों का आधार है। ये कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा संकट हुआ, हमें जैसा हमने पढ़ा था कि सिर्फ 10 दिन का हमारे पास में आयात बचा था, तो उसी की वजह से हमने एलपीजी पॉलिसी बनाई। तो ये कह रहे हैं कि यही एक आधार है, नहीं, केवल ये आधार नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हम लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया था। जैसे कि भुगतान संतुलन संकट आ गया था हमारे सामने। हमारा जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था। वैश्विक बाजार का खुलना, हमारे को नए नए जो वैश्विक बाज़ार है वो भी हमें दिखने लग गए थे कि अब हमें बाहर भी अपने मार्केट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
एफडीआई प्रोत्साहित होने लगा था, हर एक देश एफडीआई को अपनाने लगा था, एमएनसीज आने लगी थी। तो ये हमारे देशों में भी ये चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करी थी, तो जिसकी वजह से हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया। सिर्फ अकेले विदेशी मुद्रा संकट के कारण हमने हमारी नई आर्थिक नीति को नहीं अपनाया था, और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हमने इसको अपनाया था। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक सुधारों ने कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है कि आर्थिक सुधारों ने कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कंप्लीटली हम एग्री हूँ, क्योंकि आर्थिक नीति ने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। अगर हम आर्थिक नीति में देखें तो कृषि क्षेत्र से संबंधित कोई विकास नहीं है। आर्थिक सुधारों ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई विशेष निवेश नहीं किया। कोई हम देखते हैं कि स्पेशल निवेश, जैसे हमारे निजीकरण, वैश्वीकरण हैं, उससे हम ये देखें कि कुछ स्पेशल निवेश हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने का कृषि क्षेत्र पर भी प्रतिकूल पड़ा। जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी उससे हमारा कृषि क्षेत्र पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उससे हमारा अच्छे प्रभाव नहीं पड़े हैं। तो ये हमारे थे कुछ 5 क्वेश्चंस, और पांचों क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको इसका PDF भी दे दूँगी। थैंक यू।